के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा देशमुख पर पवार के दावे झूठे। चार्टर्ड प्लेन से नागपुर से मुंबई आए थे गृह मंत्री। बंगाल में अमित शाह का टीएमसी पर निशाना, कहा 2 साल में देंगे नल से पीने का शुद्ध पानी। स्वतंत्रता की लड़ाई में इस भूमि ने दिया था नेतृत्व, आज भ्रष्टाचार का बना अड्डा। असम में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी, निजी क्षेत्रों में 8 लाख लोगों को रोजगार, सही एनआरसी होगा लागू। बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, लोन मॉरेटोरियम अवधि बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, पूरी तरह से माफी नहीं मिलेगी, ब्याज माफी, आर्थिक फैसला लेना केंद्र सरकार का काम। और जम्मू कश्मीर में खराब मौसम से नेशनल हाईवे बंद, कई यात्री वाहन फंसे, लोगों की बड़ी मुश्किलें। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया और पार्टी के सांसदों को अपना संदेश दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते कभी एक भी छुट्टी नहीं ली। जो भी काम किया वो इतिहास बनेगा। बता दें कि नरेंद्र मोदी साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और 26 मई 2014 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। नरेंद्र मोदी ने पहले भी संसद में उपस्थिति को लेकर के सांसदों को कड़े शब्दों में संदेश दिया था। 10 मार्च को हुई संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों को नसीहत दी थी और कहा था कि सभी सांसदों को सत्र के दौरान सदन के भीतर मौजूद रहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि यह ठीक नहीं है कि पार्टी के सांसदों को सदन में उपस्थिति के बारे में बार बार याद दिलाया जाए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से संसद में बीजेपी सांसदों की उपस्थिति की जरूरत का जिक्र करने के बाद पीएम मोदी ने पार्टी सांसदों को यह संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से सांसदों को संदेश दिया है। उपस्थिति को लेकर के ये बात उन्होंने कही है कि मैंने सीएम और पीएम रहते कभी भी छुट्टी नहीं ली है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से संसद का जो सत्र चल रहा है उसमें सांसदों की अनुपस्थिति रहने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाराज दिखाई दिए और इस बैठक में उन्होंने सांसदों को साफ तौर पर यह संदेश दिया है कि संसद में सभी को उपस्थित रहना चाहिए सत्र के दौरान, कार्यवाही के दौरान, और इस तरीके से बार बार ये याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि सभी सांसदों का यह महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है कि संसद की कार्यवाही के दौरान उस वक्त वहां पर मौजूद रहें। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए बताया कि मैंने कभी भी सीएम और पीएम रहते हुए छुट्टी तक नहीं ली। वहीं एंटीलिया मामले और मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह के पत्र के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में उथल-पुथल लगातार जारी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार पर हमला बोलते हुए कहा कि एनसीपी ने उन्हें सही जानकारी नहीं दी, इसीलिए शरद पवार का बचाव करना कई सवाल खड़े करता है। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि परमवीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 15 से 27 फरवरी अनिल देशमुख क्वारंटीन में नहीं थे, बल्कि वो अधिकारियों और बाकी लोगों से मुलाकात कर रहे थे। और ये पूरी जानकारी मैं होम सेक्रेटरी को दूंगा और मैं उनसे निवेदन करूंगा, चूंकि कई आईपीएस अफसर है, कुछ नॉन आईपीएस भी है, कुछ छोटे भी अफसर है, लेकिन चूंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और उनके कस्टोडियन ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसलिए होम सेक्रेटरी इस पूरे मामले की जांच ये सीबीआई से करे, इस प्रकार की मांग मैं होम सेक्रेटरी को करने वाला हूं। वहीं बिहार की राजधानी पटना का आज सियासी तापमान अपने चरम पर है। एक तरफ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में युवा राजद ने विभिन्न मुद्दों को लेकर
बिहार विधानसभा के घेराव करने का ऐलान कर रखा है। तो वहीं दूसरी तरफ पटना प्रशासन ने इसके लिए मंजूरी नहीं दी और बावजूद इसके बड़ी संख्या में राजद के कार्यकर्ता और नेता मार्च में शामिल होने के लिए पहुंचे। डाक बंगला चौराहे पर स्थिति खराब हो रही है। राजद कार्यकर्ता लगातार बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं पुलिस उन्हें खदेड़ रही है। राजद के उग्र कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पत्थरबाजी की तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। माहौल काफी तनावपूर्ण है। पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, लेकिन बड़ी तादाद में मौजूद राजद कार्यकर्ताओं ने पुलिस से जो सारे इंतजाम है उसको धत्ता बताते हुए विधानसभा की तरफ आगे कूच कर गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के गोसाबा में चुनावी सभा को संबोधित किया और अमित शाह ने अपने भाषण की शुरुआत शहीद दिवस के मौके पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देकर के की। रैली में अमित शाह ने वादा किया कि बंगाल में बीजेपी आएगी तो सीएए को लागू करेगी। रैली में अमित शाह ने कहा कि आज बंगाल की भूमि भ्रष्टाचार, तोलाबाजी का अड्डा बन गई है। इस कड़ी में उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। रुपया विधवा पेंशन करने का काम। मित्रों, मैं यहां आया हूं, ममता दीदी को कुछ पूछना चाहता हूं कि ममता दीदी, आप जरा बंगाल की जनता को जवाब दीजिए कि ये राज्य में क्या आप घुसपैठ रोकना चाहती है क्या? मित्रों, बंगाल में आप गुंडाराज चाहते हो गुंडाराज? टोल मनी चाहते हो? ये टोल बाजों को चाहते हो? ये भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो क्या? ममता दीदी की नजर इस पर ही है, मोदी जी की नजर आपके विकास पर, आपके भविष्य पर ठहरी है। ममता दीदी भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने में पड़ी है और मोदी जी आपका विकास करने के लिए दिन रात लगे हैं। आने वाले दिनों में 1 तारीख को आपको वोट डालने जाना है। यहां कहते हैं गुंडे मारेंगे, अरे मैं कहता हूं डरना मत, कोई गुंडे की हिम्मत नहीं है इस बार बंगाल के लोगों को रोकने की, कोई गुंडे की हिम्मत नहीं है। निर्भय होकर वोट डालिए, बंगाल के कल्याण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मैं गारंटी लेता हूं, कोई गुंडा कोई मां बहन या भाई को हाथ लगा नहीं पाएगा। मित्रों, हाथ नहीं। आप मुझे बताओ भाई, यहां पर परिवर्तन करोगे क्या? जोर से बोलो जरा, करोगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? हमारे दोनों प्रत्याशी, आगे आओ भाई, दोनों लोग आगे आओ। हमारे दोनों प्रत्याशियों को विधायक बनाओगे क्या? जोर से बोलो, बनाओगे? ममता दीदी को हटाओगे? यहां पर बंगाल को सोनार बांग्ला बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने बीजेपी पर हमला करते हुए यह कहा कि बीजेपी सिर्फ जनता से वादे करती है, लेकिन कभी भी अपने वादे पूरे नहीं करती है। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। शाह जी के बिल के बयान से ये बात तो साफ है कि उनका पूरा अंदेशा है, पूरा अंदेशा है कि कांग्रेस की और AIUDF की सरकार बनने जा रही है और इसीलिए लोगों में उसके प्रति कुछ न कुछ ऐसे संदेश देना चाहते हैं जो कि ठीक नहीं है। लेकिन जनता ने मन बना लिया है, वहाँ के चाय बागान के कर्मचारियों ने, मज़दूरों ने मन बना लिया है, वहाँ के नौजवानों ने, महिलाओं ने, गरीबों ने, सब ने मन बना लिया है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी की सरकार से है कि जब भी इन्होंने वादे किए कभी पूरा करने का लिए प्रयास तक नहीं किया। 2014 के चुनाव के दौरान में जो वादे किए थे, हम पूछना चाहते हैं कि क्या 15 लाख किसी के एक भी व्यक्ति को मिला? क्या 2 करोड़
प्रतिवर्ष रोज़गार देने का वादा किया था, क्या एक भी रोज़गार किसी को केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत कोई रोज़गार मिला? और किसानों को कर्ज माफ़ी का वादा किया था, उनके डबल इनकम करने के लिए वादा किया था, लेकिन ये सब पूरा वादे ही वादे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है। घर पर जो गोला बारूद रखा गया था उसमें सचिन वाजे जो पुलिस अफसर है उनकी अगुवाई में ये सब प्लान हुआ था। इसके पीछे और भी किसी का बड़ा हाथ हो सकता है और मुझे लगता है कि आतंकवादियों का जो काम है, ये काम पुलिस वाले कर रहे हैं। ये एक महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है और इसीलिए मुझे लगता है कि ये सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। माननीय उद्धव ठाकरे जी की सरकार बर्खास्त करनी चाहिए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। में ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मामले आ रहे हैं। एक तो कोविड का जब कार्यकाल चालू हुआ तब से महाराष्ट्र नंबर 1 पर रहा और अभी भी मतलब दूसरे फेज में भी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस आ रही है। एक तो सरकार ने भी ध्यान देने की आवश्यकता है और लोगों ने भी मतलब सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, भीड़ भाड़ नहीं करनी चाहिए, सार्वजनिक जो प्रोग्राम है उसको मतलब पोस्टपोन करना चाहिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब लोकसभा में बिल पास होने के बाद यह तय हो गया कि दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी यानी कि उपराज्यपाल ही है। इस पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की प्रतिक्रिया सुनाते हैं आपको। 1991 में ये उनके ऊपर सीधा सीधा कुठाराघात है और ये बड़ा ही बड़ी विचित्र बात है। 2003 में जब श्री लालकृष्ण आडवाणी देश के गृह मंत्री थे तो वो एक विधेयक लेके आए थे कि किस तरह से नई दिल्ली के इलाके को छोड़कर बाकी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और उसके 18 साल बाद श्री अमित शाह एक विधेयक लेके आते हैं और वो विधेयक पूरी तरह से दिल्ली में जो लोकतंत्र है उसको समाप्त करने का षड्यंत्र है। देखिए, श्री जेपी नड्डा जी को शायद ना भारत का इतिहास मालूम है और ना ही भारत की पृष्ठभूमि मालूम है। उनको याद होना चाहिए कि जब यूपीए की सरकार थी तो वामपंथ उस सरकार का बाहर से समर्थन कर रहा था, पर पश्चिम बंगाल और केरल में हम उस समय भी वामपंथ के खिलाफ चुनाव लड़े थे। और जहाँ तक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का सवाल है, श्री जेपी नड्डा जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा इतिहास पढ़ें, अपना ज्ञान वर्धन करें। जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान की संरचना की थी उससे नाराज़ होकर भारत के मुसलमान अलग हुए थे तो उन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनाई थी, क्योंकि वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पाकिस्तान बनाने के फैसले के खिलाफ थे। और सन 1948 में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का गठन हुआ था और जितने राष्ट्रवादी, जितने देशभक्त मुसलमान हैं, उन सारों ने जिन्होंने पाकिस्तान ना जाने का फैसला किया था, उन्होंने इस संगठन की संरचना की थी। तो श्री जेपी नड्डा जी को ध्रुवीकरण की राजनीति, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने पीएचडी कर रखी है, उसके ऊपर काम करने की जगह थोड़ा समय निकालकर भारत का इतिहास पढ़ना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार सवालों के घेरे में है और बीजेपी इस मसले को भुनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर बीजेपी विधायक राम कदम ने निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अपने दामन की सच्चाई बयां करने के लिए ना नार्को टेस्ट करने के लिए तैयार है, ना ही इस्तीफा देने के लिए तैयार है। 15 फरवरी से 27 फरवरी के दौरान अनिल देशमुख जी कहते हैं कि वे होम क्वारंटाइन थे, पर जिस प्रकार की बातें सामने आ रही है वे दर्शाती है कि वह झूठ है। अब सच क्या है यह बताने का एक मार्ग है।
कि वे अपने मोबाइल का सीडीआर रिपोर्ट और लोकेशन के साथ क्या देश और जनता के सामने रखकर अपने दामन की सच्चाई बयां करेंगे? यदि वो इसे भी नकारते हैं तो निश्चित तौर। चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में लेटर बम फटने के बाद से सियासत अपने चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल चुनावों को लेकर भी उन्होंने क्या बयान दिया, वो भी आप सुनिए। खामोश हो गए हैं तो इसलिए दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि कांग्रेस और करप्शन एक दूजे के लिए बनी हुई है और इसलिए उसके बगैर वो रह नहीं सकते, इसलिए वो पूरी तरह से बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सर, आज अनिल देशमुख ने एक वीडियो मैसेज भी दिया, उन्होंने कहा टाइम था मेरे को सिर्फ फंसाने के लिए। देखो भैया, जो भी चीज़ें हैं दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है न केवल महाराष्ट्र की छवि खराब हो रही है बल्कि पूरी तरह से सरकार भी पूरी तरह से धूल धूसरित होती जा रही है। देखो, एक बात तो आपको सब दिखाई पड़ना चाहिए, पश्चिम बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस है उसकी स्थिति ये हो गई है कि न घर की न घाट की। आज जो है वो पूरी तरह से लोगों द्वारा एक के बाद एक रिजेक्शन का फरमान सुनाई पड़ रहा है उसको, और ऐसे रिजेक्शन के फरमान का वो एहसास आसानी से कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जिस दिन मतदान होगा उसका भी उनको एहसास हो चुका है और इसलिए हर दिन जो है वो एक नया शगुफा और एक नया शोषा छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भूमिका बना सके। और जब जनता का जनादेश सामने आए तो अभी तो उन्होंने चुनाव आयोग पे आरोप लगाना शुरू किया, उसके बाद जो है वो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे, ये तमाम चलेगा चीज। मुंबई के पब और बार से 100 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। अब केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा है। एक शहर से मांगा जाता है तो आप कल्पना कीजिए महाराष्ट्र में कितना बड़ा खेल चल रहा है। इसकी गंभीरता के साथ जांच होनी चाहिए। और अब तक आखिरकार मुख्यमंत्री चुप क्यों है? इसमें मुख्यमंत्री को किस बात का डर सता रहा है? क्यों चुप रह रहे हैं? किस बात को आगे आने से वो बचाना चाहते हैं? आखिर कौन कौन इस वसूली के खेल में शामिल है, देश की जनता को पता चले। लेकिन अगर वो अपने पद पर बने रहेंगे तो जांच कैसे हो पाएगी? एक गृह मंत्री अपने पद पर बने रहें और आप उसी डिपार्टमेंट के पुलिस वालों से एक्सपेक्ट करें कि जांच फेयर हो, निष्पक्ष हो, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए जांच केंद्रीय एजेंसी करे, कोई और करे और गंभीरता के साथ जांच हो, देश के सामने सच आए
और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को कोई अधिकार नहीं अपने पद पर बने रहने का अगर इस तरह का भ्रष्टाचार महाराष्ट्र में नहीं। असम की पुलिस ने कोकराझार जिले में डिगलीपारा से स्वचालित हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। दरअसल असम में 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनावों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन राज्य के अन्य हिस्सों के साथ बीटीसी के चारों जिले कोकराझार, उदालगुरी, बाक्सा और चिरांग जिलों में अवैध हथियारों के विरुद्ध अभियान चला रही है। असम पुलिस के विशेष एडीजीपी और बीटी एडीआईजीपी LR बिश्नोई ने यह बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर कोकराझार जिले में छुपाकर के रखे गए भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। इन्फॉर्मेशन मिला था कि बालूजोरा जंगल एरिया में रंगानाला राइड नंबर 4 और 5 के बीच में जो है कुछ आर्म्स एमुनिशंस जो है वो छिपा करके गुप्त तरीके से रखा गया है। तो उस इन्फॉर्मेशन के अनुरूप जो है एक जॉइंट ऑपरेशन हमने प्लान किया CRP और SSB के साथ, और जो है काफ़ी संख्या में जो है आर्म्स एमुनिशंस मिले हैं, जिसमें 2 AK-56 राइफल है, मैगजीन है, प्लस 42 राउंड्स एमुनिशंस है और एक पिस्टल जो है वो बरामद हुआ है। हम किसी भी चीज़ की संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं। कोई मिसक्रिएंट्स जो है और निश्चित रूप से आर्म्स जो है मिसयूज होने के लिए ही है ये आर्म्स जो हैं, तो इसीलिए हमारा ऑपरेशन जो है इन लोगों के अगेंस्ट जो है वो। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक जगह से दूसरी जगह तबादले होने के कारण पुलिस कर्मियों के बच्चों की पढ़ाई काफी बाधित होती रहती है। पुलिस कर्मियों के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो, इसके लिए बामा सारथी पुलिस रीडिंग रूम की स्थापना की गई, जहां पुलिस कर्मियों के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इसी तरह का एक सेंटर गोरखपुर में है, जहां पर पुलिस कर्मियों के बच्चों के अलावा अन्य बच्चों को भी जो पढ़ने के इच्छुक हैं उन्हें वहां पर शिक्षा दी जाती है और बामा सारथी पुलिस रीडिंग रूम का संचालन SP क्राइम गोरखपुर करते हैं। उनकी अनुपस्थिति में उनके सहयोगी महिला और पुरुष कांस्टेबल देखरेख करते हैं। कोरोना काल को देखते हुए सबसे पहले बच्चों के हाथ को सैनिटाइज कराया जाता है और फिर मास्क लगाकर सारे बच्चों को शिक्षा दी जाती है। हमें पुलिस परिवारों का कल्याण करना, उनके बच्चों के अंदर मोटिवेशन पैदा करना, कि उनके अंदर ये मोटिवेशन पैदा करना, जज्बा पैदा करना कि हमको भी बड़े होकर IAS बनना है, IPS बनना है, सीनियर लेवल की पोस्ट ग्रहण करनी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। इसके लिए बच्चों के लिए बहुत प्रेरणादायक बातें भी बताते हैं बीच बीच में, और बच्चों के लिए ये मेन उनके मन में ये भरा जाता है कि अगर आपको कुछ करना है, मन में ठान लो तो आप उसको कर सकते हैं। टैलेंट जो होती है उस टैलेंट के लिए कोई रोक नहीं सकता है, गरीबी, अमीरी, और आप कहाँ रहते हैं, किस प्रदेश में रहते हैं, कोई भी बाधा हमारी टैलेंट को रोक नहीं सकती है। उस टैलेंट को निखारना मेन उद्देश्य है। काफ़ी व्यस्त है आपका समय और जिम्मेदारियां भी काफ़ी कंधों की हैं, उसके बाद भी समय बच्चों के लिए निकालना कितना पॉसिबल है? आपके मन में और दिल में जज्बा हो तो आप किसी भी काम के लिए समय निकाल सकते हैं। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे ही होते हैं। आपके मन और दिल की आपकी प्रेरणा क्या करती है उसके लिए समय निकालना कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम आज बिजी हैं तो हम कल बच्चों के साथ क्लासरूम में आ जाएंगे, तो समय की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह के बच्चे हैं कहाँ से बच्चे आते हैं और ये बच्चे हमारे पुलिस परिवारों के हैं, पुलिस लाइन से आते हैं। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहीदी दिवस पर हुसैनीवाला में स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और हुसैनीवाला में भारत माता के तीनों वीर सपूतों के स्मारक पर लोग सुबह से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, विधायक परविंदर सिंह पिंकी और विधायक कुलवीर सिंह जीरा ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे। फिरोजपुर के नजदीक हुसैनीवाला स्थित शहीद स्मारक पर तीनों नेता पहुंचे और शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को पुष्पांजलि देकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी आज भी देश के युवाओं को देशभक्ति की प्रेरणा देती है। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ MLA ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਈਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲਵੜੇ ਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਪਣੇ ਵਲਵਲੇ ਕੱਢੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਵੀਕੇ ਤੱਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਤਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਇਕੱਲੇ भगत सिंह ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ। हिमाचल प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति की काजा पंचायत की आधी आबादी ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो कि आने वाले समय में पंचायत के लिए ही नहीं बल्कि अन्य पंचायतों के लिए भी मिसाल पेश करेगा। महिला ग्राम सभा का आयोजन काजा में किया गया। काजा महिला ग्राम सभा में मुख्य मुद्दा उठा कि पंचायत के कई क्षेत्रों में ताश और जुआ सरेआम खेला जा रहा है, जहां पुरुष काफी संख्या में मौजूद रहते हैं। इससे बच्चों और युवा पीढ़ी पर असर पड़ रहा है। इसके बाद सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि पंचायत के अधीन कहीं पर भी जुआ और ताश नहीं खेला जाएगा। अगर कोई इस गतिविधि में संलिप्त पाया गया तो उस पर 40,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही नाबालिगों के स्नूकर खेलने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। के ऊपर लिया जो भी कूड़ा कचरा ओपन में फेंकता है या खुला शौच करते हैं तो उसके लिए हमने 1,000 रुपये फाइन रखी है और उसके बाद भी वो नहीं मानते हैं तो फिर पंचायत रिकॉर्ड में उनकी उचित कार्यवाही की जाएगी पंचायत घर में। नंबर 2 हमने ये शराब को लेकर किया है, नशा को लेकर जो ठेके खुले हैं काजा में 2-2 ठेके हैं, उन दोनों ठेकों को बंद करने के लिए हमने रेजोल्यूशन पास किया कि काजा में ठेका ना रखा जाए, उसे शिफ्ट किया जाए जल्द से जल्द। और नंबर 3 हमने जुआ को लेकर जो ताश जुआ खेलते हैं उसको हमने वो रेजोल्यूशन पास किया है, जो भी ताश जुआ खेलते हुए पकड़ा। चलिए खबर दोपहर में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।